The topic is now here that is said to be isomerism. It was going on yesterday. Particularly now, geometrical isomerism in octahedral complexes. Heading is now geometrical isomerism in octahedral complexes. Write down the heading name. Geometrical isomerism in octahedral complexes. That is the coordination number is equal to 6. हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. दे हैव द शेप ऑक्टाहेड्रल. अब हमें स्टडी करना है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है. ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक ये रहेगा. तो चलिए कंसिडर नाउ. देखो वेल नोन है, एक तो इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. अभी वैसा फंडामेंटल समझना प्लीज. इस शेप का नाम होता है, सबको पता है, ऑक्टाहेड्रल. वेल नोन है, आल्सो कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिड. अगर सब बच्चे देखो यहाँ पर ध्यान दें. मैंने एक काम किया, इस साइड को ना मैं 1 नंबर देता हूँ ऐसे. इसका नाम नंबर 1 रखती है. इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5, इसको 6. कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो, आपका मन है. और आपने इनके नाम रख दिए इस तरह से ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. देखो सब ध्यान देना. अगर हम इस 1 के रिस्पेक्ट में बात करें, जो ये 2 है ना, 2, बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है. अच्छा, 1 का 3 के साथ कैसा एंगल है? ये भी 90 है. 1 का 6 के साथ कैसा एंगल है? 90 है. और 1 का 5 के साथ कैसा एंगल है? 90 है. अभी नोट मत कीजिएगा, 1 का 2 के साथ भी 90 एंगल है, 1 का 3 से भी 90 एंगल है, 1 का 5 से भी 90 एंगल है और 6 से भी 90 एंगल है. जो 2 और 3 है इनके बीच में कितना एंगल है? ये भी 90 है. 100%. 3 का 5 के साथ 90 है. 4 का 3 के साथ 90 है. 4 का 2 के साथ, 4 का 5 से 90, 4 का 6 से 90. आ रहा है सबको समझ? देखिए सुनिए, मैं ऐसे कह सकता हूं 1 2 1 3 1 5 1 6, 1 2 1 3 1 5 1 6. Similarly, 4 3 4 2 4 5 and 4 6. Similarly, 2 3, yeah, 2 3 3 5 5 6 6 2 are adjacent sides. इनको ना एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. एडजेसेंट, बिल्कुल साथ वाली साइड्स हैं ये, एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, एग्जैक्टली. देखो ना, ध्यान देना. इस 1 के रिस्पेक्ट में 4 की बात करें, 1 4. 2 के रिस्पेक्ट में 5 की बात करें, 2 5. और 3 के रिस्पेक्ट में 6 की बात करें. ये अपोजिट साइड्स हैं. इन्हें कहते हैं अपोजिट साइड्स, क्योंकि इनके बीच में कितना एंगल है? देखो, 1 और 4 के बीच में कितना एंगल है? ये एंगल 180 डिग्री का है, साफ दिख रहा है. 3 का 6 के साथ कितना एंगल है? 180. 2 का 5 के साथ कितना एंगल है? 180 डिग्री. बोलो, ये बात पहले आई समझ? ये हमने मैथ से पता लगा लिया कि साइड कौन कौन सी एडजेसेंट है और कौन कौन सी अपोजिट है. अब देखिए सुनिए, हमारा प्रिंसिपल क्या है. हमारा प्रिंसिपल ये है, इफ सेम लाइगेंड्स आर ऑन एडजेसेंट साइड्स. अगर एक जैसे लाइगेंड एडजेसेंट साइड्स पे होते हैं, जैसे कल हुआ था, कॉल्ड सिस फॉर्म. इसको हम सिस फॉर्म कहेंगे. वो सिस फॉर्म है. एग्जैक्टली, इफ सेम लाइगेंड्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स, क्या कहेंगे इसको हम? ट्रांसफॉर्म. उसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे. देखो सुन लो, हमारे टॉपिक का बेसिस ये रहेगा. आज हमें सिस ट्रांस का पता ऐसे लगाना होगा. अगर सेम लाइगेंड्स कहां बैठे हैं? एडजेसेंट साइड पे, तो सिस कहेंगे. और अपोजिट के लिए कहेंगे ट्रांस. अब मैंने इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा, आपको फील आ जाएगी. अभी एक बार आप इतना सा पार्ट नोट करो. एक बार इतना सा पार्ट नोट कर लीजिएगा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है और अपोजिट साइड्स क्या होती है. सब मेंशन कर लें, एडजेसेंट साइड्स क्या है और अपोजिट साइड्स क्या. सेम लाइगेंड्स, सेम लाइगेंड्स आर ऑन द एडजेसेंट साइड्स, तो कहते हैं सिस फॉर्म. एंड सेम लाइगेंड्स आर ऑन द अपोजिट साइड से बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. एडजेसेंट साइड देखो आपको छांटनी भी आनी चाहिए. कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए हम क्या एंगल चेक कर लेते हैं. अगर एंगल 90 बना हुआ है दोनों के बीच में, तो वो एडजेसेंट साइड्स है.
और अपोजिट के लिए एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये एडजेसेंट का और अपोजिट का पता कैसे लगा, इसके लिए उनके एंगल्स देखने होते हैं। ठीक है। इफ सेम लाइगेंड्स फ्रॉम द एडजेसेंट साइड्स तो बोलेंगे ट्रांसवर्स फॉर्म, और अपोजिट के लिए बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो होपफुली। अब देखिए आपको पता लगा के दिखाते हैं कैसे सिस फॉर्म बनती है, ट्रांस बनती है, आप सब महसूस कर बनाएंगे। Same ligands on the adjacent sides and same ligands on the opposite sides. चलिए स्टूडेंट्स, हमें नोट कर लिया सब लोगों ने। ओके, अब देखो आपको सिखाते हैं कैसे इनमें होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सब नोट कर चुके होपफुली। ओके, अब देखिए सुनिएगा। देखिए जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनके टाइप्स होते हैं। देखो अब नोट मत करना। कॉम्प्लेक्स में भी MA6 टाइप। MA6 मैंने कल भी आपसे कहा था। M यहाँ पे मेटल है और A यहाँ पर कौन है, लाइगेंड्स। और ये सारे लाइगेंड क्या है, सेम है। सारे लाइगेंड क्या है, सेम है। पीछे बॉयज बात ना करें। ऐसे कॉम्प्लेक्स है MA5B टाइप। MA5B टाइप, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाइगेंड एक कैटेगरी में और एक डिफरेंट कैटेगरी में। MA4B2 टाइप, MA3B3 टाइप, ऐसी MA होल्टवाइज B2 टाइप, MA होल्थराइज टाइप। ओके, MA होल्टवाइज BC टाइप। देखो ऐसे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस टाइम ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स है ना, इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 6 लाइगेंड, यहाँ भी 6 लाइगेंड, एग्जैक्टली यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अच्छा ये लाइगेंड कैसा है, बाइडेंटेड। इसके पास दो डोनर साइड है, तो दो के पास ऑटोमेटिकली 4, और 4 + 2 6, एग्जैक्टली 3 to the 6। ऐसे ही यहाँ पे 2 to the 4 and 2 6। तो ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ कहाँ दो ओरिएंटेशन बन जाएंगे। देखो दो ओरिएंटेशन कहाँ कहाँ बन सकते हैं। इसमें दो ओरिएंटेशन नहीं बन सकते। इसमें कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पे कभी सिस ट्रांस नहीं होगा, ना इसमें होगा। अभी बनाकर भी दिखा देंगे। इसमें हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जैक्टली इसके अंदर भी होती है, इसके अंदर भी पॉसिबल है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, और ऐसी इसके अंदर भी पॉसिबल है। अब मैं इन सबको ना वन बाय वन बना के दिखाता हूँ कैसे इनमें ज्योमेट्रिकल होती है। चलो शुरुआत पहले हम यहां से करते हैं। MA4B2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिशन फेवरेट है, आपको नीट के अंदर यही मिलने वाला है। देखो ऐसे बनता है MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। या किसी की आवाज ना आए। ये मैंने बी यहां रखा, ये बी यहां पर है, और ये सारे ऐसे एडजस्ट कर दिए मैंने। अब देखिए सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जो बी वाला लाइगेंड है ना, आप इसको देखिएगा। इस टाइम दोनों बी कहां बैठे हैं, बिल्कुल एडजेसेंट बैठे हैं। तो नेचुरली कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। जो लाइगेंड कम टाइम आएगा ना, आप उसको देखना। ओके, ए को मत देखिएगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम लोग एक केस वो ले लेते हैं, डजंट मैटर वो इस तरह से है। देखो ये केस ले लिया हमने। अब देखो दोनों भी कैसे बैठे हैं, बिल्कुल अपोजिट 180 एंगल। तो नेचुरली कौन सी फॉर्म है ये, ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे दो ओरिएंटेशन बन गए। ऐसे दो ओरिएंटेशन यहाँ कभी ना बन पाते और यहाँ कभी ना बन पाते। जितना मर्जी हम एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ दो ओरिएंटेशन बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस। बोला क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आपको ये वाला केस से बना के दिखा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MA होल्टवाइज B2 टाइप। देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं दोनों भी यहाँ पे एडजस्ट कर दूं, और ये जो ए वाले लाइगेंड्स हैं जो कि बाइडेंटेड है, उसको यहाँ एडजस्ट कर दूं, तो नेचुरली ये कौन सी फॉर्म है,
सिस फॉर्म, क्योंकि दोनों बी कहां बैठे हैं, एडजेसेंट साइड। और अगर मैंने दोनों बी को अपोजिट कर दिया, देखो दोनों बी को अपोजिट कर दिया, और इन साइड्स पे आ गए हमारे बाइडेंटेड लाइगेंड्स, तो नेचुरली कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफर। देखो यहाँ पे दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, बोलो आ रहा है समझ। देखो मैंने अभी आपके सामने ना ये दो केसेस को क्लियर कर ही दिए हैं, कैसे इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो फाइनल है ये भी केस हो गया और ये भी हो गया। बाकी भी इसको समझाते हैं और ये भी केस क्लियर करते हैं, नोट कर लो प्लीज जरा। आपको इन दोनों में से एक केस मिल जाएगा पक्का कंपटीशन के अंदर ना, श्योर है, इन दोनों में से कोई एक केस आएगा, ये आपका नीचे से करना होना। जब वो आए चुपचाप नोट करो, बोलो मत। एम ए फॉर बी टू टाइप, एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप, दोनों केस हमने स्टडी कर ली। तो सबसे मेन गेम है, देखो एंगल, एंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो दो ओरिएंटेशन बन रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आ पाता, यहाँ भी नहीं आ पाता, वो मतलब ओरिएंटेशन नया डेवलप नहीं होता, इसलिए कभी इन दोनों में ज्योमेट्रिकल नहीं होती, यहां भी नहीं होती, बनाकर दिखाएंगे भी आपको। नोट करिए सब लोगों ने, उम्मीद है। अब देखो डिस्कस करते हैं MA3B3, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी कंपटीशन फेवरेट है, बिल्कुल नीट के अंदर तो 100% प्रॉब्लम आती है इसकी। चलो बात करते हैं MA3B3। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे होता है MA3B3 टाइप, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये लाइगेंड्स भी 3 बार है और ये लाइगेंड भी 3 बार है, ज्यादा कम वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे सिस ट्रांस वाले वर्ड को यूज नहीं करते, अभी करके दिखाता हूँ, देखो तभी रियलाइज होगा। देखो MA3B3 इस तरह से बन सकता है, ये ए है, मैटर ऑफ चांस ये है, ये भी ए है, और ये सारे बी है। देखो मैंने MA3B3 की एक फॉर्म बना दी। देखो देखो आपको ये फॉर्म फील करवाएं कैसे होगी, ये ध्यान दो सब लोग, प्लीज यहाँ पर देखो। देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जो ये स्क्वायर बना हुआ है, आप इसको ये एज्यूम कर लो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान देना सब लोग। देखो स्क्वायर बनने के बाद क्या होता है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ए है ना, ए, देखो ये यहाँ पर है, ए ये ऊपर है, यहाँ पर ए, ठीक है, सबको आ रहा है समझ। और जो बी बैठा है वो यहाँ बैठा हुआ है नीचे। देखो अब इसको ना, फिगर को देखो, यहाँ से रियलाइज करना, ये ऊपर ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है। देखो ध्यान से आप, ये ए, ये ए, ए ए ए, ऐसे ये बी और ये बी। देखो अगर मैं इन तीनों को मिलाता हूं ना, तो एक फेज बन जाती है, फेज, इसको फेज बोलते हैं, हिंदी में फलक कहते हैं। इस टाइम तीनों ए एक ही फेज पे हैं, ऐसे तीनों बी एक ही फेज पे हैं। आ रहा है सबको समझ, ये तीनों ए एक फेज पे और तीनों बी एक ही फेज पे, तो इसको बोलते हैं फेशियल फॉर्म, इसको फेशियल फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में इसको फैक्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको फैक्ट फॉर्म बोलते हैं। एक और बात, देखो अब इसी में एक प्रोबेबिलिटी और बन के आती है, इसी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी और बन के आती है। देखो वो इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ए यहां बैठा हुआ है, एक ए यहां पर है, एक ए यहां पर है। देखो इस बार तीनों ए इस तरह से हैं, ये तीनों, देखो अब यहां से विजुलाइज करो, ये रहा ए, फिर ये, और फिर ए नीचे, ये तीनों ए ऐसे हैं, जबकि तीनों बी ऐसे हैं। जो तीनों ए है ना, वो एक ही मेरिडियन पे है। ये कभी सुना होगा आपने, अर्थ में मेरिडियंस होती है, ये मेरिडियन है, मेरिडियन, ऐसी है, तीनों भी एक ही मेरिडियन पे है।
तो इसको बोलते हैं मेरीडायोनल फॉर्म, मेरीडायोनल फॉर्म, बिकॉज ऑफ मेरिडियन। शॉर्ट में इसको मर फॉर्म कहते हैं, शॉर्टकट नेम इसका मर फॉर्म है। तो ये भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, एक का नाम फैक्ट फॉर्म, एक का नाम मर फॉर्म। यहाँ पे सिस ट्रांस वाला वर्ड अलाउड नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग बनी, ये बनेगा MA3B3 वाले केस में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। फैक्ट मर फॉर्म बनती है MA3B3 वाले केस में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसको भी कॉपी कर लो, ये बनता है MA3B3 वाले केस में, दैट्स वेरी क्रूशियल। उसी के अंदर बनेगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट फॉर्म मर फॉर्म। ठीक है, क्लियर? फैक्ट फॉर्म मर फॉर्म, फेशियल मेरिडायोन। क्या है, मेरे से बोलो, बताओ कुछ इससे समझ आ रही है? बोले क्या क्या? चलिए फाइनल हो गया। अब देखिए, मैं एक ऐसा केस वो बना के दिखा रहा हूँ, हमें चेक करना है क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है। चलो एक केस और डिस्कस करते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? फैक्ट फॉर्म मर फॉर्म, फेशियल मेरिडायोनल MA3B3 के अंदर बनती है। अब देखो यार, सब देखो यार, टेंशन पे है। इस बार ना एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है MA होल थ्राइस। अब देखो सब अटेंटिव हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस है। देखो MA होल थ्राइस कैसे बन सकता है। देखो स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन ये, एक प्रोबेबिलिटी ये, और एक ये। ऐसी एग्जैक्टली केस एक और बना लेते हैं। देखो वो इस तरह से, लाइक दिस। देखो सब अटेंशन पे करना, किसी ने पूछा क्या कोई एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आया। देखो पता लगा के देखते हैं। ऐसे ही हम पता लगाएं, मान लीजिए इस ए को इस ए से कंपेयर करें, 90 एंगल मेंटेन है। अब भी कितना एंगल मेंटेन, 90 मेंटेन। मतलब आप अगर देखोगे ना, जैसे एंगल्स यहाँ है एग्जैक्टली वैसे एंगल्स यहाँ पर, कोई एंगल्स में डिफरेंस ही नहीं आ रहा। हम यही नहीं कह सकते वो डिफरेंट एंगल, हम ये नहीं कह सकते कि वो एडजसेंट पे है और वो अपोजिट पे है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते। आ रहा है समझ? यहां से कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि जो MA होल थ्राइस वाला केस है डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ना ये याद रहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। MA होल थ्राइस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कोई ज्योमेट्रिकल वाली सिचुएशन डेवलप ही नहीं हो रही, नया ओरिएंटेशन क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो दैट मस्ट बी क्लियर। ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल वाला सेक्शन भी एंड हो गया। अब ज्योमेट्रिकल के बाद शुरू होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। MA होल थ्राइस में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो, दैट्स कंक्लूडेड। देखो उसके बाद नेक्स्ट केस है, ओके। देखो नेक्स्ट केस स्टार्ट होता है, दैट इज सेट टू बी नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग यू राइट डाउन, इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल की शुरुआत करते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाशीय समावेशिता बोलते हैं। अब इसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑप्टिक्स है ना,
तो लाइट का इन्वॉल्वमेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में ये पढ़ना भी है। देखो मैं शॉर्ट में जरा क्लियर कर दूं प्लीज, जरा सब बॉयज यहाँ पर देखें, गर्ल्स यहाँ पर देखें। ये ऑर्गेनिक के अंदर वैसे बहुत डिटेल में आएगा, पूरी यूनिट आएगी इसके ऊपर। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, कभी कभी हम लाइट को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसका हिंदी नाम होता है सामान्य प्रकाश। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये सामान्य प्रकाश है। इस लाइट की तरह सबसे खास बात क्या होती है, इसके अंदर पार्टिकल्स ना सभी प्लेन के अंदर वाइब्रेट करते हैं। देखो आपको जितने भी ये प्लेन दिख रहे हैं, सब में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये लाइट हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। जैसे सनलाइट आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट है, ट्यूबलाइट ऑर्डिनरी लाइट है। अब हमने क्या किया, इस लाइट को ना पास किया निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म ये फिजिक्स में आता है। ऐसे करने से लाइट ना इस तरह से बन जाती है। अब ये लाइट सारे प्लेन को कवर नहीं कर रही है, एक ही प्लेन कवर कर रही है, इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इसका हिंदी नेम होता है ध्रुवित प्रकाश। अब ये लाइट हमारी पोलराइज हो गई, एक ही प्लेन कवर कर रही है। एक्चुअली दिस लाइट इज पोलराइज लाइट, हम इसको पोलराइज लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लाइट को ना एक कंपाउंड से पास किया। एक कंपाउंड लिया, उसका सोल्यूशन बनाया, और इससे हमने इस लाइट को पास किया। देखिए अब सुना ध्यान से, अगर हमारे इस कंपाउंड ने इसके प्लेन को रोटेट कर दिया, देखो जो ओरिजिनल प्लेन था वो ये था, या तो उसको ऐसे बना दिया या फिर ऐसे बना दिया, उसका प्लेन रोटेट कर दिया। अगर प्लेन रोटेट कर दिया तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कारल कंपाउंड भी कहते हैं, कारल। ये कंपाउंड कारल है। अगर वो कंपाउंड ऐसी लाइट को रोटेट कर सकता है, उसके प्लेन को रोटेट कर सकता है, दैट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और कारल कंपाउंड। ठीक है। देखो बहुत डिटेल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़नी होती है, ऑर्गेनिक का पार्ट है ये तो बहुत शॉर्ट में चीज सिखानी है। अगर देखो जस्ट सब अटेंशन पे कर, मैं एक लाइन लिखूंगा, इट्स अ वेरी क्रूशियल लाइन, हमारे पूरे टॉपिक की बैकबोन वही रहेगी। फॉर कारलिटी, देखिए सुनिएगा, फॉर कारलिटी कंपाउंड, a compound should have absence of plane of symmetry। देखिए सुनिए, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इसके लिए बहुत जरूरी है, ये क्वालिटी तब आएगी जब कंपाउंड के अंदर क्या होगी, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां देख लें सब बच्चे, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। अब इसको रियलाइज करवा रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित तल, पीओएस कहते हैं शॉर्ट में, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मुझे आपको यही सिखाना है कि एक्चुअल में ये होता क्या, क्योंकि अगर जब तक इसको पहचानना नहीं आएगा ना, हम इस टॉपिक को आगे लेके चल ही नहीं पाएंगे। और इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, जब ऑर्डरिंग में पहुंचेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए इसको, इतना सा पार्ट कॉपी करिए, इसके बाद हम शुरू करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से। ऐसा पीछे बॉयज है, ठीक से बैठ जाए आराम से। कोई प्रेजेंट लिखो, जैसे पापा का जिम्मे लगा था ना, तो नाम है सिलेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करना होगा। निकोल प्रिज्म, तो लाइट बन जाएगी पोलराइज्ड। और पोलराइज होने के बाद आपने उसको एक कंपाउंड से पास किया, और कंपाउंड ने उस लाइट को घुमाया, उसके प्लेन को रोटेट किया। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, दैट इज टर्म्ड एज कारल कंपाउंड। अगर ऐसा कंपाउंड होता है वो कारल होता है। ओके, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट। इसको लिखना भी नहीं होगा आपको, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा देंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के अंदर ये जो गुण होता है वो तभी आता है जब उसके पास क्या होती है,
एब्सेंस होती है, एब्सेंस, अनुपस्थिति होती है किसकी, पेनोसिमेट्री की। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि इसके अंदर पेनोसिमेट्री ना हो। अगर उसके पास पेनोसिमेट्री नहीं है तो उसके अंदर की क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अभी ओपन करेंगे व्हाट्सएप पेनोसिमेट्री, क्या होता है पीओएस, पीओएस। चलिए करें स्टार्ट, सब गर्ल्स बॉयज नोट कर चुके। ये लाइन सबसे क्रूशियल है, वो डायग्राम का इतना बड़ा रोल नहीं जितना ये लाइन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको बोलते हैं कारलिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम कारलिटी होता है, जो ये लाइट को रोटेट कर रहा है ना, दैट इज टर्म्ड एज कारलिटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में देखेंगे। चलो अब शुरू करने जा रहे हैं प्लेनोसिमेट्री की। ओके बच्चों, चलिए पहले डिस्कस करेंगे प्लेनोसिमेट्री क्या होती है। हिंदी में कहते हैं सममित तल। अगर सब देख ले प्लीज, जरा यहाँ पर टेंशन पे करें। देखो प्लेनोसिमेट्री किसको बोलते हैं। आप ना, आप अपने पास से कुछ भी, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, इवन कोई भी सब्सटेंस, जैसे मैंने चलो वाटर मोलिक्यूल ले लिया ना, देखो सब एक लो, ये वाटर मोलिक्यूल है। किसी ने पूछा कैसे प्लेनोसिमेट्री है, देखो अब आपको सिखाता है प्लेनोसिमेट्री होती क्या है। आप इसको ना एक प्लेन से काट दो। देखो बच्चों, एक प्लेन से, मान लीजिए आपने इसको बीच में से काट दी, एक प्लेन लिया, ऐसे एक चाकू लिया और बीच से ऐसे काट दी। देखो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे काटा, ये दो पार्ट बन के आए, बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज। देखो जैसा पार्ट ये है, वैसा पार्ट ये। इस प्लेन ने हमारे कंपाउंड को दो बराबर हिस्सों में काट बांट दिया, तो ये प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ पा रहे हैं आप? अभी नोट मत करना, इसका नाम है प्लेनोसिमेट्री। मान लीजिए और देखिए भी आप, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस बार एक प्लेन लिया और ऐसे काट दिया, देखो इस तरह से, ऐसे बीच में से काटा। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे के प्रतिबिंब। तो ये कौन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ? इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर दो आप। ऐसा कुछ नहीं कि ये किसी कंपाउंड पे आप कहीं भी लगा दो। जैसे मान लो हम इस टेबल की बात करें, टेबल, यहाँ देखो सब बॉयज, ये टेबल है। ये टेबल भी इस तरह से अगर आप बीच में से काट देंगे ना, दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर बन के आ जाएंगे। इसके पास क्या, प्लेनोसिमेट्री। जिन बेंचेस पे आज चेयर पे बैठे हैं सबके अंदर प्लेनोसिमेट्री है। इन सबको ऐसे बनाया कि दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये प्लेनोसिमेट्री होती है। इसे कहीं भी अप्लाई करो, बेंजीन में तो बहुत सारी प्लेनोसिमेट्री है। लो बेंजीन के अंदर तो ये भी प्लेनोसिमेट्री, अगर हमने यहाँ से काट दिया तो। बेंजीन के अंदर तो ये भी प्लेनोसिमेट्री, अगर आपने यहाँ से काट दिया। बोलो आ रहा है सबको समझ? तो ये सब प्लेनोसिमेट्रीज है। मान लीजिए और देख लीजिए एग्जाम्पल, बाद में कॉपी करते हैं। मेरे पास एक मोलिक्यूल है PCl5। देखो वेल नोन है, जो ज्योमेट्री होती है PCl5 की वो TBP होती है। अब किसी ने आपसे पूछा कि ऐसा प्लेनोसिमेट्री है, आप इसको बिल्कुल बीच में से काटिए, बिल्कुल बीच में से, जैसा पार्ट ऊपर का वैसे पार्ट नीचे का। तो ये जो बीच वाला पार्ट, जिससे मोलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या बोलेंगे उसको, प्लेनोसिमेट्री। आ रही है बस समझ? तो प्लेनोसिमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम पता नहीं कितने सारे एग्जांपल ले सकते हैं, सब प्लेनोसिमेट्रीज है। आप हाईलाइट करना कर सकते हैं, लिखो एक बार ऐसे हाईलाइट करो, फिर मैं डिफाइन कर दूंगा। एक बार ऐसे शो कर लीजिए, फिर इसको भी डिफाइन कर देते हैं। एक बार आप ऐसे बनाना चाहे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं। वाटर मोलिक्यूल के अंदर प्लेनोसिमेट्री है, बेंजीन में तो बहुत सारी प्लेनोसिमेट्रीज है, PCl5 में भी है, और पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल। बताओ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ जी बताइए। टीसीएन फाइव सिमेट्रिक है तब, लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल कटेगा ना। ऐसा मैटर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वाले वाले तो ये बात नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जो प्लेन में आ रहा है वो भी कट सकता है,
क्योंकि एटम की शेप तो स्फेरिकल है ना, वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि एटम कट जाए, इसको लेके वरीड नहीं होना है आपको। देखो मैं अभी आपको रियलाइज करवाता हूँ जो आपने पॉइंट क्रिएट किया। सब बच्चे नोट कर चुके? देखो देखो एक बार जरा और रियलाइज करते हैं। देखो बेंजीन में एक पेनोसिमेट्री एक और तरीके से आती है, जरा सब ध्यान देना। देखो जरा सब यहाँ पे देखो, आप बेंजीन को ना, देखो मेरे वर्ड सुनो, बोर्ड के प्लेन में से काटो। देखो सुनो, इस बार चाकू ऐसे चलेगा बोर्ड के प्लेन से, बोर्ड के प्लेन में से काट दो, जैसे स्लाइस नहीं काटते क्या, स्लाइस वाला फंडा। बेंजीन के दो बराबर हिस्से बन जाएंगे, एक हल्का सा बाहर और एक हल्का सा अंदर। आपने बीच में से काटी, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल बीच में से कट सकता है। देखो बीच में से कट गया ऐसे। ओके, पीसीएल 5 को आपको ऐसे काटना पड़ेगा। पीसीएल 5 को आप देखो, एक और तरीका है पीसीएल 5 काटने का। आपको ये फिगर रियलाइज हो रही है सबको कैसे है? देखो ये फिगर ना कुछ इस तरह से होती है। देखो बच्चों, ये वाली जो फिगर है ये ऐसे होती है। देखो स्टूडेंट जरा ध्यान दो, ये बीच पे ट्रायंगल बना है, देखो इस तरह से बना होता है। ये फास्फोरस है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। एक क्लोरीन तो नीचे और एक का है ऊपर। अब आप ना इसको ऐसे काटो, यहां से ऐसे। यहां से काटने से क्या हुआ, इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, तो इसके पास है प्लेनोसिमेट्री। तो प्लेनोसिमेट्री बहुत सारी है, और इवन बोर्ड के प्लेन से भी काट सकते हैं। ठीक है, आया समझ? जैसे एक रेडी रूम हमारा, किसी ने बोला क्या इस रूम में प्लेनोसिमेट्री है, सोच के देखो आप बीच में से दीवार खड़ी कर दो, यहां से जैसा पार्ट उधर का बिल्कुल सेम पार्ट इधर। देखो वैसी विंडोज बनी हुई है बिल्कुल, जैसे जो साइज यहाँ पर है वो इधर है। डोर भी ऐसे लगा हुआ है। तो जो दीवार है वो क्या है, प्लेनोसिमेट्री है। आ रहा है समझ? वो दीवार प्लेनोसिमेट्री काउंट होगा। तो ये होता है प्लेनोसिमेट्री। लिखो प्लेनोसिमेट्री की डेफिनेशन। अ प्लेन, अ प्लेन which divides a molecule, which divides a molecule, a plane which divides a molecule in such a manner, in such a manner that both the parts are, a plane which divides a molecule in such a manner that both the parts are mirror image of each other. Both the parts are mirror image of each other, called planosymmetry. A plane which divides a molecule in such a manner, that both the parts are mirror image of each other. Both the parts are mirror image of each other, called planosymmetry. Called planosymmetry. एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल जो मोलिक्यूल को इस तरह से बांटता है कि दोनों पार्ट दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज, प्रतिबिंब। तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, प्लेनोसिमेट्री। हिंदी बोलेंगे सममित तल। गॉट इट? राइज हो गया? ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब सुनिए, अगर आगे अगले स्टेप पे आते हैं, जिसके अंदर ऐसी सिमेट्री होती है ना, सुनो बॉयज, जिसके अंदर भी ये सिमेट्री आ गई वो मॉलिक्यूल बन जाएगा एक कारण। सुन लो पहले ध्यान से, वो कारण नहीं हुआ, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, वो प्रकाशित सक्रिय नहीं हुआ, वो क्या होगा, एक कारण। देखो सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम आगे का टॉपिक पूरा इसी लाइन से कर रहे हैं। जिसके पास ही पेनोसिमेट्री आ गई वो क्या होगा, एक कारण। मैंने एक लाइन लिखवाई थी अभी कि मोलिक्यूल के पास पेनोसिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, अभी लिखवाया मैंने। फॉर कारटी मोलिक्यूल मस्ट हैव एब्सेंस ऑफ पेनोसिमेट्री, उसके अंदर पेनोसिमेट्री ना हो। वॉइस क्लियर हो गया? पेनोसिमेट्री अनुपस्थित होनी चाहिए। तो आपको करके दिखाते हैं तो रियलाइज होगा। देखो अब इसको हटा रहे हैं। अब देखिए पहला हेडिंग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पहला हेडिंग नोट कीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो सबको पता है कि स्क्वायर प्लेनर शेप इसको बोलते हैं। देखो ये होती है स्क्वायर प्लेनर शेप। एक वर्ग बना दूंगा वर्गाकार, इस शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। अगर ध्यान दीजिएगा, देखो
देखो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? MA4 टाइप, MA3B टाइप, MA2B2 टाइप, MA2BC टाइप, MABCD टाइप। ठीक है, आ रहा है सबको समझ? MA होल ट्वाइस टाइप, MAB2 टाइप, इस तरह से ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने हेडिंग में क्या बोला, इनकी शेप कैसी है? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ देखो सब बच्चे, इनकी शेप ना ऐसे होती है, स्क्वायर प्लेनर। देखो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या आ गई? प्लेनो सिमेट्री। अब इसको बोर्ड के प्लेन से काट के देख लो। जब शेप का नाम ही स्क्वायर प्लेनर है तो इसके पास तो प्लेनो सिमेट्री अपने आप आ रही है। देखो इसका मतलब ये हुआ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सच कॉम्प्लेक्सेस, सच कॉम्प्लेक्सेस, सच कॉम्प्लेक्सेस in that shape, in that shape cannot show, cannot show optical isomerism। बोलो आया समझ? मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में इस शेप में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। चाहे इनमें से कोई भी केस कंपटीशन में जाए, कोई भी केस, कोई भी केस आपको मिल जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि ऐसे केस में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गई? अपने आप आ गई प्लेनोसिमेट्री। बोलो आ रहा है समझ? Yes. जब ये प्लेनर है, ये बने हुए एक तल में है, ये प्लेनर है, प्लेनर एक तलीय इसे बोलते हैं, तो बोर्ड के प्लेन से ही काट दो बस आप, स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट। तो सीधी सी बात है, इनके अंदर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आ गया समझ? जैसे कल एक लाइन आई थी, जस्ट वेट मिस्टर एनएस, कल एक लाइन आई थी, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना टेट्राहेड्रल, बताओ उसके अंदर क्या नहीं हुआ था? कल के लेक्चर रिकॉर्डिंग उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं हुई थी। कल की बात याद करो, कल ये स्टेटमेंट था, कल बात ज्योमेट्रिकल नहीं हुई थी। और आज कंक्लूजन क्या निकल के आया? कि स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होती। ये लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। असर्शन रीजन भी आ सकता है, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास प्लेनो सिमेट्री है, इनके पास प्लेनो सिमेट्री है। बोलो सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेनो सिमेट्री। प्लेनो सिमेट्री की वजह से होता है ऐसा, नोट कर लो। खाना बोलिए मुझे, अब सब मास्क लगा आया करें। हाँ, बोलना नहीं कोई, कोई कोई भी कहीं बैठे बस बोले बस। ये तो कुछ कहे, आप कुछ कह ही नहीं सकते। चलिए करो मेरे कल, आपको हुआ से तो आप देखते क्या बैठा। मैंने कहा बहुत दिन आज आ गया मुझे, मुझे बुरा लग गया, मैं मान जाते हैं पक्षी बोलते हैं। चलिए हंसी मत बोल कीजिए फटाफट। इट इज ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री है, such complexes in that shape cannot show optical isomerism, it is due to presence of plane of symmetry। स्टडी करें देखो सब लोग, आप लोग मेहनत करिए। गस गस नोट करिए, मैडम सीधो के बैठिए और कॉपी करिए, बोलिए मत। के वर्ड्स पे लिख लीजिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इन सबके पास प्लेनो सिमेट्री है, इन सबके पास प्लेनो सिमेट्री है, दिस अ रीजन। मेरे बॉयज हो गया? ओके, नेक्स्ट आवर हेडिंग इज डन। नेक्स्ट इज कॉल्ड योर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। The next is called here tetrahedral complexes, tetrahedral complexes। अब देखो इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, वेल नोन है, सबको पता है जो शेप होती है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, दैट इज टर्म्ड एज टेट्राहेड्रल।
बैलों ने इस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। अब देखिए आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताते हैं कि इनके अंदर ऑप्टिकल होगी तो किस केस में होती है। अब ये सब सीखना होगा हमें। देखो ना, सब ध्यान देना। देखो दैट शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अगर सब अटेंशन पेगे, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मे बी MA4 टाइप, MA3B टाइप, MA2B2 टाइप, MA2BC टाइप, MABCD टाइप। ध्यान दीजिएगा। MAB होल ट्वाइस टाइप, ठीक है, MA होल ट्वाइस टाइप एटसेट्रा। देखो मैंने ऐसे केसेस बना दिए। अब सुनिए, क्वेश्चन है इनमें से किस किस में ये वाली आइसोमरिज्म हो जाएगी। देखो ना, ध्यान देना। देखो जो MA4 टाइप है, MA4 टाइप में नहीं होगी। मैं भी बनाकर दिखा दूंगा, मेरे को कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर नहीं होगी। क्या MA2B2 में हो जाएगी? MA2B2 के अंदर भी नहीं होगी। अभी करके दिखाते हैं कुंडम। इसके अंदर भी नहीं मिलेगी आपको, यहां मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी। ओके, अभी करके दिखाएंगे। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी नहीं होगी। अगर आप प्लीज एक बार नोट करिए, मैं अभी ऐसे टिक कर लूं जैसे मैंने करा ना, आप भी ऐसे कर दो। मैं भी आपको सारे केसेस समझाता हूँ, अभी जजमेंट हो जाएगा कि मैं को गलत तो नहीं कह रहा। देखो आपके सामने फील करते हैं कि इनमें ऑप्टिकल कैसे कैसे होती है। देखो आपको रियलाइज करवाते हैं। देखो चलिए, हो गया, नोट कर लीजिएगा। और जैसे मैंने टिक किया आप भी इस तरह से कर देना। और अभी जजमेंट कर लेते हैं किस किस में ऑप्टिकल पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलरली प्लेनोसिमेट्री आ रही है। एक्स्ट्रा में किसी के पास देखो, अगर सब ध्यान देना प्लीज। देखो चले करें स्टार्ट बॉयज, है ना, सबने नोट कर लिया उम्मीद है। देखो देखो मैं आपको देखो रियलाइज करवाता हूँ। देखो देखो वेल नोन है, ये शेप होती है टेट्राहेड्रल। अब एक मिनट रुक जाइए, एक साथ लिख लेंगे। देखो बॉयज, पहला केस है MA4 टाइप। यहाँ बीच में तो मेटल बैठी है। इस टाइम ये सारे ए हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी है। अब किसी ने पूछा क्या कोई इसमें प्लेनोसिमेट्री। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहां से काट रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, मैं यहां से काट रहा हूँ बीच में से। आ रहा है सबको समझ? मतलब ऐसे काटा गया। ये ए, ये ए दो बराबर हिस्सों में कट गए, और जैसा पार्ट इधर था बिल्कुल वैसे ही पार्ट इधर था। सबको दिख रहा है क्लियरली? इसके अंदर पेनोसिमेट्री आ रही है, इसके अंदर कार्लेटी नहीं हो सकती। अब सुनिए, अब बात करते हैं MA3B। A3B आप कहीं भी किसी को भी दिखा दो। मैंने ये ए लिया, ये ए लिया, ये लिया, बी यहां ले लिया। कोई ये नहीं रटना है, इसमें कुछ भी कहीं आ सकता है। फिर मैंने ऐसे बीच में से काट के देखा, फिर वही प्रॉब्लम, इधर भी है इधर भी है। ये बी दो हिस्सों में कट गया, बराबर बराबर। ए भी दो पार्ट में हो गया, तो इसके अंदर भी नहीं हो सकती। आ रहा है समझ? रियलाइज हुआ? Excuse me. नहीं, वो हो गया था, हो गया था, हो गया था। मिल गई। काम नहीं। ठीक है, चलो बस हो गया। देखिए सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखिए अगला केस है MA2B2। देखो बच्चों, मैटर ऑफ चांस ये भी है, ये भी है, ये बी, ये बी। आ रहा है सबको समझ? फिर ऐसे काट दिया हमने, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम MA2B2 में भी नहीं हो रही है। देखो क्लियर हो रहा है? MA2BC के अंदर भी नहीं होगी। बिल्कुल यही अप्रोच है। ये भी ये भी ये बी, ये सी, फिर यहां से काटा। अब बारी आती है MABCD। देखो स्टूडेंट्स, MABCD की बात करते हैं। देखो इस बार सब लाइगेंड्स अलग अलग है, A B C और D। आपने ऐसे काट के देखा ना, ए और बी तो कट जाएंगे, सी और डी अलग है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इसके अंदर पेनोसिमेट्री नहीं आएगी। इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट मस्ट बी कार्बन। ये तो पक्का है। बोलो अंडरस्टैंडिंग वाली। अब बारी आती है MAB होल ट्वाइस। देखो स्टूडेंट्स, MAB होल ट्वाइस। देखो बच्चों एक मिनट, इस बार ये ए है और डजंट मैटर ये बी है। ये ए है और ये बी है। आप काट के देख लो, इधर ए और इधर बी आने से गड़बड़ हो गई। क्लियर हो रहा है? देखो ये कारण है,
ये 100% कार्यल है, ये भी कार्यल है, डिसाइड हो गया। इसकी बात करें, ये ए, ये ए और ये ए, सबको दिख रहा है प्लेनो सिमेट्री है, क्लियर है ना भाई? ये भी तो ए और ये भी ए, दोनों बिल्कुल बराबर पार्ट आएंगे और ये तो बराबर कट ही रहे हैं। ये एक कारण है, बोलो अंडरस्टैंडिंग मैंने? ओके, अगर ये केस आपको लर्न हो गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, नो डाउट यार, प्रैक्टिस करके ना इनको मेमोराइज कर लेते हैं। छोटा उटा के बच्चों को प्रॉपर लर्न है, उन्होंने याद कर लिया, पहले से समझ लिया, और फिर इन केसेस को दिमाग में सेट कर लिया कि इन्हें मुझे कारल कहना है, वो देखते टिक कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, वहां पे तो पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो एक बार आप हाईलाइट कर लो भाई, देखो इन दोनों केसेस को अच्छे से हाईलाइट कर लो, और हमने कंक्लूड कर दिया कि इन सबके अंदर ऑप्टिकल पॉसिबल है। सही है मैम? है आपके पास? ठीक है, डन हो गया आई थिंक सो। तो इनमें ऑप्टिकल पॉसिबल है, तो हमने स्टडी कर लिया। अगर एक कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल, सही है फैन आपको? चलिए, डन हो गया कि इनमें ऑप्टिकल कैसे होती है, तो हमने ये भी स्टडी कर लिया। ओके, डन। नेक्स्ट है इसके बाद, द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड हियर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्लाइड नोट कीजिए इसके बाद, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन octahedral complexes. Next article, optical isomerism in octahedral complexes. Optical isomerism in octahedral complexes, the next heading. नोट कर लें सब लोग, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन octahedral complexes, दैट्स अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब किसी को बोलना नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, particularly in the octahedral complexes। देखो, अब इसके भी वेरियस टाइप्स हैं, वेरियस केसेस हैं, वो सारे स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, तो दिस कैन बी MA6 टाइप, नोट कर लें कौन कौन से टाइप बनते हैं इसके। MA6 टाइप, MA5B टाइप, MA6 टाइप, MA5B टाइप, MA4B2 टाइप, प्लस बोलो मत, MA3B3 टाइप, MA होल ट्वाइस B2 टाइप, MA होल थ्राइस टाइप। देखो, ये सारी पॉसिबिलिटीज की बन के आती हैं, एटसेट्रा, और भी केसेस हैं, और इन सब में क्या होता है, इस बार शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। अब हमें स्टडी करना है कि इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे होगी। ठीक है, नोट करने हैं सारे केसेस एक बार। MA6 टाइप, MA5B टाइप, MA4B2 टाइप, MA3B3 टाइप, MA होल ट्वाइस B2 टाइप, MA होल थ्राइस टाइप। ठीक है, और भी केसेस हैं, अभी नहीं, वो नोट करने हैं अभी, किसी को पीछे बनूंगा। ठीक है, एक बार ये कॉपी करने सारे केसेस। अब देखो, हम स्टडी करेंगे इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे होती है। ये सारे केसेस नोट कर लें एक बार, एक ऐसे ही फ्लो में। MA6 टाइप, MA5B टाइप, MA4B2 टाइप, MA3B3 टाइप, MA होल ट्वाइस B2 टाइप, MA होल थ्राइस टाइप। अब देखो, स्टडी करते हैं इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे होती है। चलिए, हो गया। ओके बॉयज, देखें, देखिए, सुनिएगा, देखिए, MA6 टाइप में कोई ऑप्टिकल नहीं होगी, इसके अंदर भी ऑप्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी ऑप्टिकल नहीं है, और इसके अंदर भी ऑप्टिकल नहीं है। इसमें ऑप्टिकल हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली इसकी सिस फॉर्म में, और इसके अंदर भी ऑप्टिकल हो जाएगी। देखो, मैं एक बार अभी समझाता हूँ, एक बार आप जरा जैसे मैंने किया ना, आप भी इससे टिक कर लें कि कहाँ कहाँ ऑप्टिकल हो सकती है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकती। आपको एक दो केस नहीं, ऑप्टिकल की बात हो रही है, अब सिस ट्रांस की बात नहीं हो रही, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, डी एंड एल फॉर्म जिसे कहते हैं, सिस ट्रांस की बात नहीं हो रही। अब देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस केस में ऑप्टिकल है और क्यों है। देखो, जैसे मे भी किसी के माइंड में आए, MA4B2 में ऑप्टिकल क्यों नहीं है। देखो जरा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, देखो पता लगाते हैं कि MA4B2 में ऑप्टिकल क्यों नहीं है। पहली बात ना, जो MA4B2 है ना, इसकी दो फॉर्म बन सकती है, एक का नाम क्या है, सिस, और एक का नाम क्या है, ट्रांस। देखो, ये MA4B2 है, देखो स्टूडेंट्स, ये MA4B2 है,
देखो पता लगाते हैं कैसा पेनोसिमेट्री है, या ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए, मैंने फिर से क्या किया, देखो ये हमने फिगर मान ली ऑक्टाहेड्रल। देखो इस टाइम दोनों बी ऐसे बैठे हैं, सब ध्यान देना, दोनों बी इस तरह से बैठे हुए हैं, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है। बाकी ये सारे A, बाकी सारी साइड्स पे है। आप बताओ कैसा पेनोसिमेट्री है, Yes. कैसे? Like, अगर मैं इसको डायगनली कट करूं, सबको आ रहा है, ऐसे तिरछा कट कर दूं, तो जो इधर वाला पार्ट है ना, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। सबको आ रहा है समझ? देखो इसके पास पेनोसिमेट्री है। एक काम और करते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। देखो इसकी ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, देखो इसकी ट्रांसफॉर्म ले ली मैंने। बताओ क्या ऐसा पेनोसिमेट्री है? yes. एक मिनट, ये बीच में मेटल बैठी हुई, बीच में मेटल है, वो कैसे प्लेनोसिमेट्री है? Yes. इस बार ऊपर भी है नीचे भी है, ये सारे ए हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, बिल्कुल इसी प्लेन से काट देंगे, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इसके पास ये प्लेनोसिमेट्री है। आ रहा है समझ? एक काम और करते हैं, देखिए सुनिएगा। देखो इस बार ना एक फॉर्म ये ले लेते हैं। बताओ क्या इसके अंदर पेनोसिमेट्री है? सोच के देखो, क्या इसमें पेनोसिमेट्री है? Yes, sir. No, no. देखो देखो, ये फिगर ऐसे है, अगर एक बी यहाँ बैठा है तो एक बी यहाँ बैठा हो, इसे कैसे काटना पड़ेगा? डायगनली। इसके पास पेनोसिमेट्री है। देखो मैं इसको आपको यहाँ पे रियलाइज कर रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, इस तरह से। आ रहा है समझ? ये ऊपर का बी और ऊपर का ये तो एक कट ही गए, क्योंकि मैं ऐसे चलाऊंगा ना ऊपर से, ये पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके पास पेनोसिमेट्री। कहने का मतलब पता क्या हुआ, Na4B2 में ना कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो। आ गया सबको समझ? नोट कर लीजिए, Na4B2 में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुई। जो Ma4B2 है उसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुई। बोलो फाइनल है? क्योंकि हर बार इसके पास पेनोसिमेट्री है, चाहे इसके सिस फॉर्म लें चाहे इसकी ट्रांसफॉर्म लें, दोनों के पास पेनोसिमेट्री है। ठीक है? सेटिस्फाइड है? क्लियर हो गया? तो नो डाउट हियर, Ma4B2 में कोई ज्योमेट्री उसमें ऑप्टिकल नहीं होती। देखिए Ma3B3 अभी आप बना के आए थे फैक एंड मरफॉर्म, चेक करेंगे भाई नोट्स में बताना, देख के फैक एंड मरफॉर्म में क्वालिटी है नहीं है, मतलब पेनोसिमेट्री है नहीं है, बनाकर चेक करो एक बार। देखो अभी आपके नोट्स में आया था Ma3B3 टाइप, देखो एक बार ध्यान से, क्या Ma3B3 पेनोसिमेट्री है? चेक करो पहले आराम से, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं पूछूंगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। Ma3B3 को सब चेक करें, फैक फॉर्म मर फॉर्म, क्या इसमें पेनोसिमेट्री है? दोनों को चेक करिए। देखो ये मैंने फैक्ट फॉर्म बना दी, क्या इसमें पेनोसिमेट्री क्लियरली है? आपको बीच में से काटना पड़ेगा, ऊपर ए वाले बी तो कट ही जाएंगे ना, समझ पा रहे हो? ऐसे लाऊंगा बीच में से, अंडरस्टैंडिंग बन रही है? ओके, तो फैक्ट फॉर्म तो एक कारण है। अगर इसकी मर फॉर्म बनाए, देखो ये इसकी मर फॉर्म है, ये इसकी मर फॉर्म है, बताओ ये कारण है, ये कारण है? बताओ, मर फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे डायगनली। सबको आ रहा है समझ? देखो इसको ना आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बुक लेके, बुक में फिगर को आप विजुलाइज करो, ऊपर ए बैठा नीचे ए बैठा, बी यहाँ है, ऐसे सोचोगे तो रियलाइज हो जाएगा। फैक्ट फॉर्म मर फॉर्म दोनों एक कारण है, दोनों के अंदर पेनोसिमेट्री है। आ रही है बस में, चाहे फैक्ट फॉर्म ले चाहे मर फॉर्म। देखो मैं आपको यहीं पे रियलाइज करवाता हूँ,
इसको मैंने ऐसे काटा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और ये ऊपर के कट जाते हैं, इसकी टेंशन कुछ नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। और इसको पता कैसे काटा, इसको ऐसे काट दिया हमने, लाइक दिस। ऊपर से ऐसे लेकर आएंगे इस तरह से, बीच में से बिल्कुल ऊपर का ए भी कट गया, नीचे बी भी कट गया, ये दोनों पार्ट तो हैं ही बिल्कुल सेम। अंडरस्टैंडिंग बनी। अब एक केस बनाते हैं, एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप। देखो इसकी सिस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी सिस फॉर्म है, देखो वो ऐसे है। देखो बच्चों, इसकी सिस फॉर्म ऐसे है। क्या उसमें कार्डिटी है ही नहीं? सिस वाला कार्यल है, एक कार्यल है। क्या इसमें को पेनोसिमेट्री आ सकती है? देखो फिर फिगर को रियलाइज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट सुनिएगा, टेंशन पे करिए। देखिए ये बी है तो ये बी है, यहां बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा ए है इस तरह से, और एक ए बैठा हुआ है। अगर आप ऐसे भी काट के देखेंगे ना, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा। गारंटी से एक कारल है, इसकी सिस फॉर्म 100% कारल है। लेकिन जो इसकी ट्रांसफॉर्म है, पता उसकी प्रॉब्लम क्या है? देखो ट्रांसफॉर्म को देखने से फील हो जाती है। देखो ये ट्रांसफॉर्म है, क्लियरली इसके पास क्या है, क्लियरली इसके पास क्या है? अगर आप बीच में से भी काटते हैं, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम है ना, इसके अंदर क्लियरली पेयों सिमेट्री है। ट्रांसफॉर्म एक कारण है। आ रहा है समझ? ट्रांसफॉर्म एक कारण, देखो प्रैक्टिस भी करनी होगी। आप प्रॉब्लम लेकर आओ यहाँ से, देखो तभी पढ़ने का मजा आता है। लेकिन सिस फॉर्म कारण है, नो डाउट ये एक कारण है। ऐसे ही एम ए होल थ्राइस, आप इसको बनाकर देखिएगा, ये भी आपको कारण मिलेगा। एम ए होल थ्राइस में ज्योमेट्रिकल नहीं मिलती, लेकिन एम ए होल थ्राइस में ऑप्टिकल होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, देखिए आपकी ना अब यहाँ पे सारी आइसोमेरिज्म पूरी हो गई। अब हम बाकी जो पार्ट है बॉन्डिंग वाला, वो भी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्लास थोड़ी देर बाद ही होगी। ओके, अभी के लिए इतना ही।